दोस्तों, पिछले हफ्ते पूरी दुनिया में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुए, आइए जान लेते हैं। नंबर 1, कैंसर बहुत से लोगों के लिए जीवन में आने वाली एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अब इलाज लगातार बेहतर हो रहे हैं। हाल में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और टारगेटेड थेरेपी में कुछ अद्भुत प्रगति देखने को मिली है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या है? आमतौर पर डॉक्टरों द्वारा कैंसर के इलाज में एक ही प्रकार की दवाएं सभी रोगियों को दी जाती थीं। हालांकि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में ऐसा नहीं होता। हर इंसान का शरीर अलग होता है और उसी तरह उसमें मौजूद कैंसर सेल्स भी अलग होते हैं। इसलिए डॉक्टर्स पहले मरीज के शरीर और कैंसर सेल्स का बारीकी से अध्ययन करते हैं। वे उसका डीएनए, जीन्स इत्यादि जांचते हैं ताकि पता चल सके कि कैंसर सेल्स कैसे बढ़ रहे हैं, उनकी कमजोरियां क्या हैं। यह सब जानने के बाद तय किया जाता है कि उस विशेष मरीज के लिए कौन सी दवा या कौन सा इलाज सबसे प्रभावी होगा। टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है? ये इलाज कैंसर सेल्स को ही मुख्य रूप से निशाना बनाते हैं। सामान्य तौर पर कीमोथेरेपी में अच्छे सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन टारगेटेड थेरेपी में कैंसर सेल्स में मौजूद किसी खास समस्या या गुण को पहचाना जाता है और केवल उसी पर हमला किया जाता है। इससे साइड इफेक्ट काफी कम होते हैं और इलाज अधिक प्रभावी हो जाता है। यह तकनीक दुनिया भर में लाखों कैंसर मरीजों और उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई है। नंबर 2, हार्ट हेल्थ के क्षेत्र में एक अद्भुत आविष्कार हुआ है। दुनिया का अब तक का सबसे छोटा पेसमेकर। निश्चित रूप से यह अविश्वसनीय वाली खोज है। पेसमेकर होता क्या है? हमारे दिल की एक तय रिदम, लय होती है, यानी वह एक निश्चित गति से धड़कता है। कभी कभी दिल ठीक से धड़क नहीं पाता, बहुत धीमा या अनियमित हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स पेसमेकर इस्तेमाल करते हैं, जो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह दिल को इलेक्ट्रिकल पल्स भेजकर उसे सही रिदम में धड़कने में मदद करता है। पहले पेसमेकर लगाने के लिए छोटी सर्जरी भी करनी पड़ती थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे छोटा पेसमेकर प्रदर्शित किया है, जिसे शरीर में बिना बड़ी सर्जरी के लगा सकते हैं। बस एक छोटा सा कट या इंजेक्शन के माध्यम इसे लगाया जा सकता है। इससे मरीजों को बहुत फायदे हैं। सर्जरी का खतरा कम, रिकवरी का समय कम और जीवन स्तर बेहतर। नंबर 3, ऑन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। यह एक सामान्य मानसिक स्थिति है जिसमें प्रभावित व्यक्ति कुछ ख्यालों या क्रियाओं को बार बार दोहराता है, जैसे बार बार हाथ धोना, किसी चीज को सही जगह पर रखा है या नहीं, इसे बार बार चेक करना इत्यादि। यह उनकी दैनिक जिंदगी को काफी प्रभावित करती है। वैज्ञानिक काफी समय से इस कंडीशन को अच्छी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली। उन्होंने OCD से जुड़े जीन खोज निकाले हैं। 250 से भी अधिक जीन जिनका इस कंडीशन से कनेक्शन है, वैज्ञानिकों ने खोजा है। ये जीन क्या होते हैं? जीन हमारे शरीर में मौजूद वे छोटी छोटी निर्देश पुस्तिकाएं हैं जो हमारी आंखों का रंग, कद और सेहत से जुड़े कई पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। जब किसी बीमारी या कंडीशन से जुड़े जीन की पहचान हो जाती है तो समझ आता है कि वह बीमारी क्यों होती है और उसे कैसे रोका या बेहतर तरीके से इलाज किया जा सकता है। इससे भविष्य में और प्रभावी उपचार विकसित करने में मदद मिलेगी। OCD से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए यह एक नई आशा की किरण है। नंबर 4, मेडिकल सेक्टर बहुत तेजी से एडवांस हो रहा है और इसमें हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का बड़ा योगदान है। AI एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मनुष्यों की तरह सोच समझकर सीख सकता है और समस्याओं सुलझा सकता है। चिकित्सा क्षेत्र में AI कई तरह से मदद कर रहा है, खासकर डायग्नोस्टिक और इलाज के उपकरणों में। उदाहरण के लिए डॉक्टर्स एक्सरे, MRI, CT स्कैन जैसी मेडिकल इमेज का विश्लेषण करने के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं। AI से लैस सिस्टम कम समय में और बेहद सटीक तरीके से इन इमेज को स्कैन कर कैंसर या दूसरे हेल्थ इश्यूज पकड़ लेते हैं। कई बार जो पैटर्न इंसानी आंख से छूट सकते हैं, उन्हें भी AI पहचान लेता है। इसके अलावा नई दवाओं की खोज में बहुत समय लगता है और यह काफी महंगा भी होता है। AI यहाँ भी मदद करता है। ये नई दवाएं खोजने और उनकी कार्य प्रणाली प्रिडिक्ट करने में सहायक है, जिससे रिसर्च में लगने वाला समय कम होता है और बेहतर दवाएं जल्द ही बाजार में आ सकती हैं। AI मरीज के डेटा का विश्लेषण कर डॉक्टर्स को यह सुझाव भी दे सकता है कि उस मरीज के लिए कौन सा इलाज सबसे बेहतर रहेगा। इस तरह AI हेल्थ केयर को ज्यादा प्रभावी और सुलभ बना रहा है। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि सिर्फ एक बेहतरीन कहानी पढ़ने से किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है? क्या आप मानेंगे कि वही कहानी अगर आप अपने बच्चों को पढ़कर सुनाई तो वे जीवन में जरूरी गुण सीख सकते हैं? क्या आप मानेंगे कि आप जीवन में
जिस भी समस्या का सामना कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं, उसका समाधान मात्र एक कहानी पढ़कर मिल सकता है। हाँ, यह संभव है, वह भी मानव इतिहास में अब तक कही गई सबसे महान कथा के साथ। यह है महाभारत। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना ज्यादा रोमांचक है। ये एक चैलेंज है। विक्रमादित्य की कलम से लिखी महाभारत की संपूर्ण कहानी 2 भागों में, किताब और ई बुक दोनों रूपों में अमेज़न और 44 अन्य ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। यह पुस्तक दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तुरंत ऑर्डर कीजिए, क्योंकि यह केवल एक किताब नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए जरूरी एक संपूर्ण ग्रंथालय है। नंबर 5, ऊर्जा हमारे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। आप बैटरियों के बारे में जानते ही होंगे। बैटरी तकनीक जो फोन से लेकर कारों तक को शक्ति प्रदान करती है। वर्तमान में लिथियम आयन बैटरी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन MIT के इंजीनियर्स ने हाल में एक कमाल की चीज पेश की है। सोडियम मेटल और एयर से चलने वाली एक नई फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। यह पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी की तुलना में काफी अधिक ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी देने का वादा करती है। मतलब उतने ही आकार की बैटरी में ज्यादा ऊर्जा स्टोर की जा सकती है। कल्पना कीजिए, इलेक्ट्रिक कारें एक ही चार्ज में कितना लंबा सफर तय कर पाएंगी। और लिथियम हर जगह आसानी से नहीं मिलता, वह महंगा भी है। लेकिन सोडियम समुद्री पानी में और धरती पर बहुतायत में मौजूद है। यह सस्ता है और आसानी से उपलब्ध होता है। यह टेक्नोलॉजी वाहन और डिवाइसेस को लंबे समय तक चलने में मदद कर सकती है। नंबर 6, सोडियम एयर बैटरी में आई यह सफलता दरअसल सस्टेनेबल एनर्जी स्टोरेज में हो रहे बड़े बदलावों का हिस्सा है। हमारे पास सोलर पावर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं जो प्रदूषण मुक्त क्लीन एनर्जी हैं। लेकिन समस्या यह है कि सूरज हमेशा चमकता नहीं और हवा हमेशा बहती नहीं है। तो जब सूरज न हो या हवा न बह रही हो, तब बिजली कैसे इस्तेमाल की जाए? यहीं पर एनर्जी स्टोरेज की अहमियत सामने आती है। इसी के लिए सॉलिड स्टेट बैटरी जैसी खोजें की जा रही हैं, जहां लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की जगह सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है। ये ज्यादा सुरक्षित हैं, ज्यादा ऊर्जा स्टोर कर सकती हैं और ग्रिड स्तर पर बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के लिए उपयोगी हैं। इन सारे इनोवेशन से रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों को वाकई भरोसेमंद बनाया जा रहा है, ताकि सूरज या हवा न होने पर भी हम स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें। यह भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 7, क्या आपने फ्यूजन एनर्जी के बारे में सुना है? फ्यूजन एनर्जी क्या है? हमारा सूरज ऊर्जा कैसे पैदा करता है, उसी सिद्धांत पर आधारित है। छोटे परमाणुओं को मिलाकर बड़े परमाणु बनाना और इस प्रक्रिया में ऊर्जा रिलीज होना। यह बेहद स्वच्छ ऊर्जा है, क्योंकि इससे कोई लंबी अवधि वाला रेडियो एक्टिव कचरा नहीं बनता। पिछले महीने इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। वैज्ञानिक फ्यूजन रिएक्शन के जरिए ऊर्जा पैदा करने के करीब पहुंच रहे हैं। जिस दिन यह पूरी तरह सफल हो जाएगा, उस दिन हमें लगभग असीमित स्वच्छ ऊर्जा स्रोत मिल जाएगा। यह हमारी दुनिया को मूल रूप से बदल सकता है। हर छोटा कदम, भले ही इंक्रीमेंटल हो, हमें इस अद्भुत भविष्य के और करीब ले जाता है। नंबर 8, ग्लोबल ओशन लाइट पोल्यूशन, यानी दुनिया के महासागरों में प्रकाश प्रदूषण। आपने सुना होगा कि शहरों में लाइट पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, जिससे रात में आसमान ठीक से नहीं दिखता। अब वही रोशनी का प्रदूषण महासागरों तक पहुंच रहा है। हालिया अध्ययन के मुताबिक दुनिया के महासागरों के 1/5 हिस्से से भी अधिक क्षेत्र रात के समय आर्टिफिशियल लाइट से प्रभावित हो रहा है। यानी इंसानों द्वारा निर्मित प्रकाश, जैसे पोर्ट्स, शिप्स, तटीय शहरों की रोशनी समुद्र तक पहुंचती है। इससे समुद्री इकोसिस्टम पर गहरा असर पड़ता है। कैसे? समुद्र में रहने वाली मछलियां, प्लवक, प्लैंकटन और दूसरे जीव रात और दिन की रोशनी अंधेरे की लय के हिसाब से ढलते हैं। उनका खाना तलाशना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रजनन, ऑल लाइट डार्क साइकिल पर निर्भर करता है। अब इंसानी रोशनी उस चक्र को बिगाड़ रही है। कुछ जीव रोशनी से भोजन ढूंढते हैं तो कुछ इसे अवॉइड करते हैं। इस तरह रोशनी का प्रदूषण शिकारी और शिकार के बीच के संतुलन को भी बिगाड़ देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी गतिविधियों का प्रकृति पर कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे सोमवार शाम 5 बजे। मैंने जो महाभारत की पुस्तक लिखी है उसे आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। अलविदा।